हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज का जो हमारा कंटेंट है वो है क्षेत्रफल सदिश अर्थात एरिया वेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये टॉपिक समझ जाते हैं तो गॉस थ्योरम और गॉस की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सब हम आराम से समझ पाएंगे और आराम से उनको लगा भी लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और क्लास 11th की जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, आपका आईआईटी में भी पूछा जाता है और टीजीटी और पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हमारा टॉपिक है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको। क्षेत्रफल सदिश को समझने के लिए हमने मान लिया कि एक हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र ये है जो हमें लाइनें दिखाई दे रही हैं और इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो लग रहा है वो ऐसे अगर मैं खड़ा हूं तो राइट हैंड की तरफ लग रहा है, यदि इस तरफ से मैं खड़ा हो रहा हूं तो लेफ्ट हैंड की तरफ लग रहा है। दोस्तों, इस वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर रखे एक पृष्ठ, ये पृष्ठ की बात कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं सरफेस। एक कोई सरफेस रखा है तो इस सरफेस के एकांक क्षेत्रफल से जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास होंगी वो इस वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि इस जो हमारे पास ये पृष्ठ है यानी कि सरफेस है, इस सरफेस के प्रत्येक क्षेत्रफल एवरी एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रबलता को प्रदर्शित करती है, यानी कि प्रबलता को बताती है। अब यहां पर हम इस पृष्ठ को यानी कि सरफेस को इस बिंदु पर अभिलंबवत न रखकर, अगर अभिलंबवत न रखकर यानी कि परपेंडिकुलर न रखकर किसी अदर एंगल पर रखें। अदर एंगल का मतलब है जैसे ये परपेंडिकुलर है, इसके इन लाइनों के परपेंडिकुलर ये है, इसको ऐसे रख के ऐसे करके घुमाएं तो हम देखेंगे किसी भी एंगल पर इसको घुमाते हैं तो इन रेखाओं की जो संख्या है इसके प्रत्येक क्षेत्रफल यानी कि जो एवरी क्षेत्रफल है उससे पास होने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो घटती चली जाएंगी। तो हम देखेंगे कि कैसे, इस प्रकार से हमने इसको ऐसे घुमा दिया तो अब हमने देखा कि देखो घट गई संख्या या नहीं। आपको दिख रहा होगा कि पहले कितनी पास हो रही थी, 1 2 3, और अब कितनी पास हो रही है? देखो ये ऊपर वाली पास नहीं हो रही है, नीचे वाली हो रही है, कि 2 पास हो रही है केवल। तो इसका मतलब पहले 3 हो रही थी और अब 2 रेखाएं पास हो रही हैं। तो संख्या घटी या फिर बढ़ी? संख्या घट रही है। पॉइंट नोट कर लेना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर संख्या क्या हो रही है? घट रही है। अब इसी प्रकार से इसको एंगल पे घुमाते घुमाते हम कहां पर ले आए? इसके समांतर ले आए, यानी कि जो हमारे पास ये वैद्युत बल रेखाएं हैं इस प्रकार से, तो इसके इस प्रकार से हम समांतर ले आए और इसको किसी बिंदु पर ऐसा करके समांतर ले आए। तो दोस्तों, यहां पर हमने देखा कि जब हमने इस पृष्ठ को यानी कि इस सरफेस को पैरेलल कर दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहां से एक भी फोर्स लाइन पास नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसका जो प्रबलता है वो शून्य हो गई है। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है दोस्तों, यहां पर यह स्पष्ट हो रहा है कि सरफेस के क्षेत्रफल के मैग्नीट्यूड के साथ साथ ओरिएंटेशन का भी होना महत्वपूर्ण है। किसका? ओरिएंटेशन का भी होना क्या है? महत्वपूर्ण है, यानी कि इसको हम जैसे जैसे रोटेट कराते हैं उसका भी होना महत्वपूर्ण है। जब हम परपेंडिकुलर रखते हैं तो इसकी प्रबलता ज्यादा होती है और जब इसको पैरेलल कर देते हैं तो प्रबलता 0 हो जाती है। तो इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ ओरिएंटेशन का होना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों हम इस एरिया को वेक्टर ही मान सकते हैं, यानी कि इस एरिया को हम क्या मान सकते हैं? वेक्टर मान सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये सरफेस है इस सरफेस के एवरी क्षेत्रफल को, एवरी एरिया को हम वेक्टर मान सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन जो है इस सरफेस के एरिया पर यानी कि एवरी एरिया पर खींचे गए, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होगी। जो वेक्टर हम मान रहे हैं, जिस क्षेत्रफल को हम वेक्टर मान रहे हैं, उस क्षेत्रफल के वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस एरिया के परपेंडिकुलर यानी कि अभिलंबित बाहर की ओर खींचे गए रेखा के अनुदिश होगी। जैसे हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक सरफेस है और एक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल हमने मान लिया ये है, इसका एकांक क्षेत्रफल है, तो इस पर बाहर की ओर ऐसा करके जो हम अभिलंब खींचेंगे इस पर, इसी के परपेंडिकुलर जो खींचेंगे दोस्तों उसी को हम वेक्टर कहेंगे। मान लिया इसका वेक्टर ए है तो ये ए वेक्टर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल ए है, अगर ये क्षेत्रफल ए मानते हैं तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा? ए, यानी कि इस क्षेत्रफल को ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। और कब करेंगे? जब इस पे जो कोई एक अभिलंब खींचेंगे बाहर की ओर, उस अभिलंब की डायरेक्शन में वेक्टर कहेंगे इसको। बात समझ आ रही है? अब दोस्तों यहां पर एक बात ये स्पष्ट होती है कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, इस प्रकार से कर्व टाइप में हमने एक सर्किल बना दिया, तो दोस्तों इस सर्किल का जो एरिया वेक्टर है उसको हम कैसे इससे रिलेट करेंगे? इसके एरिया से, यानी कि किसी भी सदिश को इस कर्व के क्षेत्रफल से कैसे संबंधित करेंगे हम? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई भी कर्व इस टाइप से दे रखा है आपका, चाहे वो सर्किल टाइप में हो, चाहे वो किसी भी आकृति का आपका हो, चाहे ऐसे करके हो, किसी भी आकृति का हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, ठीक है नहीं, किसी भी प्रकार की आकृति का हो, तो उसको सबसे पहले हम छोटे छोटे अवयव खंडों में डिवाइड कर लेते हैं ऐसा करके।
छोटे छोटे अवयव खंडों में। बात समझ रही है नहीं, ये मैंने बहुत दूर दूर बना रहा हूं, लेकिन ये मिला के भी बहुत छोटे छोटे अवयव खंड ऐसे करके बना सकते हैं हम इस प्रकार से। ये छोटे छोटे अवयव खंड है सबको, जैसे फुटबॉल होती है ना, और फुटबॉल पर ऊपर जो टिकली खाने दिखाई देते हैं, इस प्रकार के छोटे छोटे अवयव खंड में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब इसके एवरी जो अवयव खंड है इसका अपना एक खुद का क्षेत्रफल होगा, और इसका जो खुद का क्षेत्रफल उसको हम कैसे मानेंगे, प्लेन क्षेत्रफल, प्लेन, ठीक है नहीं, प्लेन का मतलब एक समतल क्षेत्रफल मानेंगे। और जब हम इसका एक समतल क्षेत्रफल मानेंगे दोस्तों, तो इस पर दो वेक्टर खींचे जा सकते हैं। एक वेक्टर होगा बाहर की ओर परपेंडिकुलर, और एक वेक्टर होगा अंदर की ओर परपेंडिकुलर। एक बाहर की ओर परपेंडिकुलर, एक अंदर की ओर परपेंडिकुलर। क्योंकि हम यहाँ पर एक क्लोज का मतलब एक बंद कर्व सरफेस ले रहे हैं, तो इसलिए इस पर जो खींचा गया बाहर की ओर वेक्टर है उसको हम लेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक अवयव खंड है और इस अवयव खंड का जो क्षेत्रफल है वो a है, ठीक है, कितना है a, यानी कि हम ये बहुत सूक्ष्म है तो इसको dA मान लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है, dA क्षेत्रफल है। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कितना होगा, इसको हम देखेंगे। इस वाले भाग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इसके परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर, ये इसको अगर समतल माने, ऐसा करके समतल मान लिया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा इस प्रकार से। मैं कहने का मतलब है कि बोर्ड है और ये बोर्ड एक समतल है, और इस समतल के परपेंडिकुलर बाहर की ओर ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से ये एक समतल है तो इसकी डायरेक्शन कौन सी मान ली हमने, यानी कि इस प्रकार से ये वाली, ऐसा करके डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे dA वेक्टर। तो इस क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा, जो हमने वेक्टर भी माना था। यहां पर समझ लेते कि इस क्षेत्रफल को हम वेक्टर मान सकते हैं जिसकी दिशा उस क्षेत्रफल पर खींची गए बाहर की ओर अभिलंब की अनुदिश होगी, यानी कि परपेंडिकुलर के क्या होगी, अनुदिश यानी उसके अलॉन्ग होगी। क्लियर है, बात समझ में आई होगी कि किसको हम क्षेत्रफल सदिश कह रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मान लिया ये एक हमारे पास है तो इसको dB इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा बाहर की ओर इस प्रकार से dB वेक्टर। ऐसे ही इसको DC इस खंड को मान लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर DC वेक्टर। इसी प्रकार से सबको मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, यानी कि इस वाले अवयव खंड के क्षेत्रफल वेक्टर की अलग डायरेक्शन है, इस वाले अवयव खंड के क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन अलग है, इस वाले क्षेत्रफल के क्षेत्रफल वेक्टर की डायरेक्शन अलग है। ऐसे ही सबकी हम देखेंगे डायरेक्शन कैसी होगी, हमारी अलग अलग होगी। और जब अलग अलग होगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हम क्या कहेंगे, यहाँ पर किस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं। हम देखो किसी भी क्लोज्ड, ये एक क्या है, क्लोज्ड है, ये भी क्या है, एक क्लोज सरफेस है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के एवरी क्षेत्रफल, किसी क्लोज्ड सरफेस के एवरी अवयव खंड का क्षेत्रफल वेक्टर से रिलेटेड होता है। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के एवरी अवयव खंड का क्षेत्रफल वेक्टर से रिलेटेड होता है, वेक्टर से रिलेटेड होता है, जिसका मान जो है वो इस एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। यानी कि जो एरिया है, जिस एरिया का हम एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं, तो उस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड के बराबर। देखो कैसे होगा, इसको समझ लेते हैं। यानी कि dA वेक्टर इज इक्वल टू होगा dA, ये मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है dA, और इनटू n यूनिट वेक्टर। n जो बताएगा ये डायरेक्शन को बताता है कि इस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और बाहर की ओर है n यूनिट वेक्टर। तो ये जो dA वेक्टर है ये बराबर होगा dA इंटू n यूनिट वेक्टर। तो हमने जो लिखा, हमने लिखा यहाँ पर dA वेक्टर इज इक्वल टू dA इंटू n यूनिट वेक्टर। dA वेक्टर इज इक्वल टू dA इंटू n यूनिट वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बराबर है dA वेक्टर, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है, यानी कि एरिया वेक्टर है, वो उस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर है। और इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, बाहर की ओर, यानी कि क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर खींची गई रेखा के अनुदिश है। यानी कि बाहर की ओर जो हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है उसके अनुदिश है, और उसकी डायरेक्शन को कौन बता रहा है, n यूनिट वेक्टर। ये दोस्तों उसी प्रकार से फॉर्मूला बना है जैसे कि हम यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में देखते हैं कि यूनिट वेक्टर हम जो किसे कहते हैं, जैसे मान लिया a यूनिट वेक्टर है, तो a यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। बात मानिए नहीं, यानी कि किसी भी कोई भी यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर हम कहते हैं कि किसी भी वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है उसी को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर तो यहीं से हम निकाल सकते हैं, डेफिनेशन भी देखो, ठीक है नहीं। इसी को हमने लिख दिया a वेक्टर, तो कैसे लिख देंगे इसको, a वेक्टर और इज इक्वल टू a, इसका मोड जो है वो a आएगा, और इनटू a वेक्टर का मोड, और हमने सॉरी a यूनिट वेक्टर, तो हमने a यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिखा है यहाँ पर, n यूनिट वेक्टर। देखो संबंधित हो रहा है नहीं। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसी एक अवयव खंड के लिए है, और ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों ये पूरे क्लोज सरफेस के लिए है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो a है, इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है, a है। तो इस पर जो परपेंडिकुलर हमारे पास एरिया वेक्टर होगा, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर हम खींचेंगे जिसकी डायरेक्शन को n यूनिट वेक्टर बताएगा, तो उसका मान जो होगा हमारा a वेक्टर इक्वल टू a डॉट n यूनिट वेक्टर। इसी को हम कहते हैं एरिया वेक्टर, यानी कि क्षेत्रफल सदिश। आई होप दोस्तों क्षेत्रफल सदिश आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी क्षेत्रफल समझ में नहीं आया हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हम और देखेंगे, यानी कि घन कोण, कि घन कोण को कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों घन कोण जो निकालते हैं वो इसी के बेस पर निकालेंगे, एरिया वेक्टर के आधार पर ही।
पहले एरिया वेक्टर को अच्छे से समझ लेना है, फिर उसके बाद में हम घन कोण समझ पाएंगे, यानी कि सॉलिड एंगल को समझ पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और लाइक के साथ साथ शेयर ज्यादा से ज्यादा करना दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया हुआ बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। दोस्तों आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं लगातार, और हमारे व्यूअर भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे व्यूअर बढ़ाने के लिए और आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।